हेलो महादेव साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं साधना आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पांडे स्टडी में। दोस्तों, कल हमने शिक्षण अभिक्षमता पढ़ा था। आज उसी का सेकंड टॉपिक है शोध अभिक्षमता। आज हम पढ़ेंगे शोध अभिक्षमता। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ये जान लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे शोध के अर्थ, प्रकार और इसकी विशेषताएं और पद्धतियाँ, शोध के चरण, शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग और शोध की नैतिकता। ये सारे सब टॉपिक्स हैं दोस्तों जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं शोध की। शोध क्या है, शोध कहते किसे हैं। दोस्तों, शोध का तात्पर्य होता है खोज करना या अनुसंधान करना। उसे ही हम शोध कहते हैं। शोध को इंग्लिश में कहते हैं रिसर्च। रिसर्च का मतलब ये होता है खोज करना है। शोध शब्द दो शब्दों री और सर्च से मिलकर बना है। री का अर्थ होता है पुनरावृत्ति या पुनः देखना, जबकि सर्च का अर्थ होता है खोजने की प्रक्रिया। इस तरह से ये रिसर्च का तात्पर्य होता है किसी तथ्य को खोजने की प्रक्रिया। दोस्तों, अब इसमें हम ये जानेंगे कि शोध के प्रकार कितने होते हैं। शोध के दो प्रकार होते हैं, सूक्ष्म स्तरीय शोध और बृहद स्तरीय शोध। एक शोध जो होता है वो सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म मतलब थोड़े से में, और दूसरा होता है बृहद। बृहद मतलब लार्ज, बड़ा। जैसे सूक्ष्म स्तरीय खोज में क्या है दोस्तों, इस प्रकार के शोध में बड़े समाज के भीतर व्यक्ति या छोटे समूहों पर केंद्रित होता है। यह व्यक्तियों या छोटे समूहों की बातचीत, अनुभव और व्यवहारों की जांच करता है। छोटे समूह मतलब एक पर्सनल व्यक्ति के ऊपर मान लीजिए कि उनके ऊपर रिसर्च करना, ये होता है हमारा सूक्ष्म स्तरीय शोध के अंतर्गत। और दूसरा जो हमारा वृहद स्तरीय शोध है, उसके अंतर्गत समाज की बड़ी तस्वीरों का अध्ययन किया जाता है। बड़े मुद्दों पर नजर डाली जाती है, इनकी आर्थिक प्रणालियों पर नजर डाली जाती है। ये होता है वृहद स्तरीय शोध। जैसे कोविड 19 का जो रोग था, उसके लिए वैश्विक प्रचार की जांच, ये एक बृहद स्तरीय शोध था। जबकि एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर एक व्यक्ति के ऊपर शोध करना, उसको हम कहेंगे सूक्ष्म स्तरीय शोध। अब इसी में हम आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें एक बड़ा मेन टॉपिक है चिंतन के लिए 6 विचार टोपी, 6 थिंकिंग हेड्स। इसमें क्या क्या विचार हैं ये हम बताते हैं। पहला है व्हाइट हेड्स, श्वेत टोपी। इसका अर्थ होता है सूचनात्मकता, इंफॉर्मेशन। इसमें सभी तथ्य और आंकड़ों को एकत्रित करना और अपने ज्ञान को विकसित करना। ये दो सब टॉपिक्स आते हैं। दूसरा होता है लाल टोपी, जो हमारे भावनात्मकता को दर्शाता है, इमोशंस को। इसमें तो स्व प्रेरणा, अंतर्दृष्टि या आपको कैसा महसूस करवाता है, ये हम रेड हैट में देखते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक हैट। ब्लैक हैट जैसा कि नाम से ही जानते हैं, काला मतलब नकारात्मक। नकारात्मक, यह क्यों नहीं किया जा सकता, क्या कठिन है, इसमें नहीं का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है पीली टोपी, यह है सकारात्मक। इसमें आशा से प्रतिपूर्ण, उज्जवल पक्ष, यह कार्य क्यों करेगा, इन चीजों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों हरी टोपी, रचनात्मकता। इसमें सृजनात्मक, नव विचार, विभिन्न परिप्रेक्ष्य, पार्श्व सोच, ये सभी आते हैं। और आखिरी हमारा नीली टोपी। नीली टोपी दोस्तों है प्रक्रियात्मक। प्रक्रियात्मक में धैर्य एवं सहनशीलता, नियंत्रण, संगठन और प्रक्रिया, सभी कारकों तथा प्राथमिकताओं पर विचार करना। ये हमारे 6 थिंकिंग हेड्स हैं। अब हम जान लेते हैं शोध की पद्धति कैसी होती है। दोस्तों, परिप्रेक्ष्य अपनी मान्यताओं के अनुरूप डेटा संग्रह और विश्लेषण के लिए विशिष्ट तरीके और उपकरण को प्रदान करता है। इसमें कौन कौन से परिप्रेक्ष्य हैं। पहला है यथार्थवाद और दूसरा है निर्माणवाद। यथार्थवाद जो ह्यूमंस ने नहीं बनाया हुआ है, वो पहले से ही चीजें हैं जो यथार्थ है। इसमें कोई परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन वो चीजें मानव द्वारा निर्मित नहीं की गई हैं, वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त की गई है, जैसे कि ये वृक्ष, भूमि। और दूसरा है निर्माणवाद। निर्माणवाद में जिन चीजों का निर्माण मानव करता है, वह निर्माणवाद के अंतर्गत आता है। इसमें नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। शोध की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, आज इसके बारे में देखते हैं। शोध की विशेषताएं वस्तुनिष्ठता,
किसी भी शोध के लिए वस्तुनिष्ठता का अर्थ है दोस्तों अनुसंधान पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। पूर्वाग्रह मतलब रूढ़िवादी नहीं होना चाहिए, पहले की सोच पे नहीं होना चाहिए। पहले के लोग थे जैसे वो पर्दा प्रथा में बड़ा विश्वास करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे ये चीजें समाप्त होने लगी हैं। ये वस्तुनिष्ठता के अंतर्गत आती हैं जो चीजें पूर्वाग्रह से संपर्क नहीं रखती। इसमें दूसरा है विश्वसनीयता। किसी भी चीज का विश्वसनीय होना बहुत आवश्यक है। और इसमें नेक्स्ट है समरूपता। समरूपता मतलब समानता, और इसे विश्वसनीयता को पुनरावृत्ति भी कहा जाता है। अब इसके मापन में कुछ त्रुटियां भी आती हैं दोस्तों। वो त्रुटियां कौन कौन सी हैं? प्रणालीगत त्रुटि है, आधा विभाजन विधि, ये दोनों है मापन त्रुटियां के अंतर्गत। नेक्स्ट है इसमें वैधता। कोई भी चीज अगर वस्तुनिष्ठ है, विश्वसनीय है, तो उसको वैध होना भी आवश्यक है। उसमें वैधता भी दो प्रकार की होती है, आंतरिक और बाह्य। ये होती है दो वैधता। नेक्स्ट टॉपिक इसमें प्रामाणिकता या विश्वसनीयता। अनुभवजन्य अनुसंधान, व्यवस्थित, नियंत्रण कारक, चक्रीय और तार्किक। तार्किक का तात्पर्य है दोस्तों नियमों द्वारा निर्देशित होना। अनुसंधान के क्षेत्र में आगमन एवं निगमन का बहुत महत्व है, इसीलिए इस तार्किकता को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं दोस्तों, शोध के प्रकार। शोध के कॉमन दो प्रकार होते हैं, मौलिक या प्राथमिक शोध और दूसरा होता है व्यावहारिक शोध। मौलिक या प्राथमिक शोध में होता है ज्ञान में वृद्धि, खोज या आविष्कार, शैक्षणिक और विस्तृत। जबकि व्यवहारिक में होता है समाधान उन्मुख, प्रयुक्त, वास्तविक स्थितियों में लागू और गहन अध्ययन। अब प्रक्रिया के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण कितने भागों में होता है? इसका वर्गीकरण होता है 3 भागों में, मात्रात्मक, गुणात्मक और मिश्रित। एक स्पेसिफिक होता है जिसमें उसकी मात्रा का अध्ययन किया जाता है, कितनी मात्रा में ये चीजें हैं, और एक है उसके गुण के ऊपर कि उसकी क्वालिटी क्या है, और एक दोनों में उसकी मात्रा और क्वालिटी दोनों को मिलाकर जो अनुसंधान किया जाता है उसे मिश्रित अनुसंधान कहते हैं। अब दोस्तों हम आते हैं अवधारणा पर। अवधारणा के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण किया गया। ये वर्गीकरण भी 2 भागों में ही किया गया है, वैचारिक और अनुभव सिद्ध। पहला लोगों के विचारों का, कि लोगों की मानसिकता क्या है, किसी भी विषय वस्तु पे उनके विचार क्या हैं इस चीज़ के ऊपर, और दूसरा है उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया उस चीज़ को शोध करके, क्या खोज निकाला, इसका अध्ययन। इन दोनों चीज़ों का अध्ययन हम इसमें करते हैं। क्रियात्मक प्रक्रिया की प्रक्रिया, ये भी एक सब टॉपिक है दोस्तों। प्रोसेस ऑफ एक्शन रिसर्च, इसमें 4 चरण होते हैं, नियोजन, क्रियान्वयन, चिंतन और विकासोन्मुख। नियोजन का तात्पर्य होता है दोस्तों कोई भी कार्य करने से पहले जो हम योजना बनाते हैं उसे हम नियोजन कहते हैं, और उस कार्य को करना वो क्रियान्वयन हो गया। और उस कार्य को करने में हमने जितने अपने थॉट्स डाले, क्या क्या इमेजिन किया, कि कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, उन सभी चीज़ों का चिंतन करना। इसके बाद आता है चिंतन सोपान, और वही चिंतन विकासोन्मुख होता है। अगर कोई चीज़, कोई किसी काम को कर रहा है तो सबसे पहले वह योजना बनाएगा, फिर उसे कैसे करना है ये देखेगा, उसमें कौन कौन से आइटम्स यूज़ होने वाले हैं वो देखेगा, और फिर उसके विकास की ओर जाएगा कि इतनी चीज़ें करने के बाद हम कितना डेवलप कर रहे हैं। ये है इसके 4 सोपान दोस्तों। नेक्स्ट है अनुसंधान प्रक्रिया की मुख्य सोपान, मेन स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस। ये क्रियात्मक प्रक्रिया की प्रक्रिया थी जो हमने अभी खत्म किया। इसमें ये अभी हम जिस टॉपिक पे हैं वो अनुसंधान प्रक्रिया के मुख्य सोपान है दोस्तों। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन यूजीसी नेट के पेपर में जरूर आते हैं, ये जरा ध्यान से देखिएगा। इसके सबसे पहले 8 सोपान होते हैं। पहला सोपान होता है अनुसंधान समस्या का सूत्रीकरण, जिसमें अनुसंधान करने में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, जैसे साहित्य का अवलोकन, उद्देश्यों का निरूपण, चरों को चिन्हित करना, उपकल्पना का सूत्रीकरण। और दूसरा है अनुसंधान अभिकल्प तैयार करना। इसमें है समस्या की संरचना, अध्ययन अभिकल्प, प्रयोगात्मक, गैर प्रयोगात्मक। और तीसरा है प्रदत्त संग्रह उपकरण
विकसित करना। इसमें प्रदत्त के प्रकार कौन कौन से हैं, प्रदत्त एकत्रित करने की विधि क्या है। इसका चौथा सोपान है प्रतिदर्श चयन। प्रतिदर्श प्रकार, संभाव्यता, असंभाव्यता, प्रतिदर्श अभिकल्प का निर्धारण। नेक्स्ट है अनुसंधान प्रस्ताव लेखन। इसमें है आवश्यकता, लाभ, प्रतिदर्श प्रकार, निधिकरण, आवश्यकताएं इत्यादि। इसमें नेक्स्ट है प्रदत्तों का एकीकरण, जिसमें है अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली इत्यादि। नेक्स्ट है प्रदत्त प्रसंस्करण और विश्लेषण। इसमें संपादन और कूटन, प्रदत्त वर्गीकरण, सारणीकरण, विश्लेषण, उपकल्पना परीक्षण, सामान्यीकरण। और आखिरी आठवां सोपान है दोस्तों शोध रिपोर्ट लेखन। इसमें आता है शोध रिपोर्ट का प्रारूप, शीर्षक पृष्ठ, विषय सूची, क्रियाविधि इत्यादि। ये 8 सोपान है जहाँ से यूजीसी अक्सर करके क्वेश्चन पूछता है कि इसके किस सोपान में किस चीज़ की बात कही गई है। तो आप ये टॉपिक भी ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। अब सोपान खत्म करने के बाद देखते हैं दोस्तों कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आने वाला है। इसमें शैली भी है दोस्तों। हम सबसे पहले शैली देख लेते हैं। संदर्भ की शैली, स्टाइल ऑफ रिफरेंसिंग। इसमें संदर्भ की शैली में क्या क्या चीजें हैं। पहला है एमएलए। एमएलए लेखक पृष्ठ मतलब ऑथर पेज प्रारूप का अनुसरण करते हैं। और एपीए लेखक तिथि, ऑथर की डेट, स्वरूप का अनुसरण करते हैं। एपीए शैली में उद्धृत पाठ के बाद लेखक का अंतिम नाम और प्रकाशन का वर्ष कोष्टक में दिया होता है। जैसे अगर हम कोई बुक लेते हैं तो वो किस प्रकाशन की बुक है तो पीछे मेंशन होता है कि किस राइटर ने लिखी हुई है, कब की लिखी हुई है, वो हम एपीए शैली के अंतर्गत जानते हैं। जैसा कि एमएलए में क्या दिया होता है, एमएलए में दिया होता है कि ऑथर की पेज, और एपीए में दिया होता है ऑथर की डेट। ये दो डिफरेंस है इन दोनों में। अब बात करते हैं एपीए शैली की। इसमें और क्या क्या चीजें होती हैं। एपीए शैली में सामाजिक विज्ञान में ये प्रयुक्त होता है। इसका शीर्षक इटालियन भाषा में लिखा जाता है। केवल आवश्यक शब्दों को ही बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। जो मेन हेडिंग्स होती हैं वो ब्रॉड लेवल पे होती हैं और बाकी चीजें जैसे सिमिलरली रहती हैं वैसे ही लिखी जाती हैं। स्रोत पृष्ठ का शीर्षक, संदर्भ या संदर्भ लिंक। दूसरा लेखक का नाम और प्रकाशन का वर्ष, ये आपका आता है एपीए शैली में। और दूसरी शैली है एमएलए। एमएलए शैली है मानविकी में प्रयुक्त होती है। ये शीर्षक को रेखांकित किया जाता है, सभी प्रमुख शब्द बड़े अक्षरों में होते हैं। उसमें क्या था, केवल आवश्यक शब्द बड़े अक्षरों में रहते हैं, लेकिन इसमें सभी शब्द बड़े अक्षरों में रहते हैं। स्रोत पृष्ठ का शीर्षक है उद्धृत कार्य। यहाँ केवल लेखक के अंतिम नाम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ यह पूरा नाम ही है। यहाँ एक लेखक का नाम और पृष्ठ संख्या है। इसमें लेखक के नाम और पृष्ठ संख्या को मेंशन किया जाता है एमएलए में। और एपीए में इसमें शीर्षक का संदर्भ और शीर्षक के संदर्भ लिंक, ये चीजें प्रयोग की जाती हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों प्रतिभागियों के लिए संबंधित नैतिक मुद्दे। इसमें अब हम नैतिक मुद्दों पर बात करेंगे। नैतिक मुद्दों में क्या क्या चीजें हैं, जानकारी एकत्रित करना। किसी एक टॉपिक के ऊपर अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले आप वहाँ उसकी इन्फॉर्मेशन लेंगे कि हाँ वो टॉपिक पहले तो जेन्युइन है कि नहीं, फिर उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की जा सकती हैं कि हमारा टॉपिक थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, लोग थोड़े अट्रैक्ट हों हमारे टॉपिक को लेके। अगर सुने समझे तो उस थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर ध्यान से सुने। ऐसे आपकी अपनी जानकारी एकत्रित करके उसको मेंशन करना होता है। दूसरा है प्रतिभागियों की सहमति प्राप्त करने का प्रयास करना। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं उसमें सामने वाला भी हमारा सहयोग करे, कुछ ऐसा कीजिए कि अकेले करने से अच्छा है दो लोग मिलके करें। वो दो लोग मिलके करते हैं दोस्तों तो ऐसा होता है, मान लीजिए अगर मैं अकेले कोई काम कर रही हूँ, हो सकता है मुझसे कोई स्पेल्ट हो जाए, लेकिन अगर दूसरा शख्स होगा वहाँ तो उन चीज़ों को अगर उसको उस चीज़ की जानकारी होगी तो वो ज़रूर वहाँ पे उन चीज़ों को सही करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है प्रोत्साहन राशि प्रदान करना। अगर कोई बच्चा किसी चीज़ में कुछ अच्छा करता है तो उसे प्रोत्साहन राशि दी जाती है तो वो मोटिवेट होता है और उस कार्य को और अच्छे से करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है संवेदनशील जानकारी प्राप्त करना। संवेदनशील जानकारी मतलब जो गोपनीय माने जाते हैं, जैसे किसी की आय, आयु, वैवाहिक स्थिति के बारे में जानना, ये संवेदनशील जानकारी है।
नेक्स्ट है प्रतिभागियों को हानि पहुंचने की संभावना। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे जब हम प्रतिवादी से प्रदत्त एकत्रित करते हैं या प्रयोगों में किसी विषय को सम्मिलित करते हैं, तो हमें सावधानीपूर्वक यह जान लेना चाहिए कि भागीदारी में उससे किसी प्रकार के नुकसान की संभावना तो नहीं। जैसे अगर हम किसी संवेदनशील जानकारी के बारे में जानना चाहते हैं और किसी से डायरेक्ट पूछ लिया कि हाँ आपकी इनकम कितनी है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो बंदा मार के चला जाए। ये चीज़ें हमें पहले से ही सोच लेनी कि मतलब सामने वाले का बिहेवियर कैसा है, उससे हम कौन-कौन सी बातें पूछ सकते हैं और वो कौन-कौन सी बातें हमारे साथ शेयर कर सकता है, कौन-कौन सी बातें हमारे साथ वो साझा कर सकता है। नेक्स्ट है गोपनीयता बनाए रखना। किसी भी शोध को करने के लिए दोस्तों गोपनीयता सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी टॉपिक पे लिख रहे हैं और वो आपने अपने दोस्त से शेयर कर लिया कि हाँ, मैं इस टॉपिक पे कर रहा हूँ। हो सकता है आपका दोस्त भी उसी टॉपिक पे कर रहा हो और उसने आपकी इन्फॉर्मेशन देख ली हो, आप में से कुछ जो बेसिक चीज़ें लिखी हो, वो उसने कॉपी कर ली और जब दोनों लोग की कॉपी मेंशन हो जाएगी, तो फिर पता चला कि ऐसा ना हो कि टीचर्स को ये लगे कि दोनों लोगों ने कॉपी किया हुआ है। इसलिए अपनी हर चीज़ में गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए, अपनी पर्सनल लाइफ में भी, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी। अब शोधकर्ता से संबंधित नैतिक मुद्दे कौन-कौन से हैं? इसमें किन-किन चीज़ों से हमें थोड़ी-सी बचाव की ज़रूरत है? पहला है पूर्वाग्रह से बचना चाहिए। पूर्वाग्रह मतलब पिछली सोच। पिछले लोगों की सोच कैसी है, उन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, जैसे भू कहीं भूत-प्रेत की बातें या कुछ ऐसा। नेक्स्ट, उपचार का प्रावधान या अभाव। अनुचित शोध पद्धति का प्रयोग, गलत रिपोर्टिंग, जानकारी का अनुचित उपयोग। ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं शोधकर्ता से संबंधित नैतिक मुद्दों के अंतर्गत। अब इसका अनुसंधान को अधिक नैतिक बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारा अनुसंधान जो है वो और अधिक नैतिक बने? तो उसमें हमें सूचना सहमति प्रदान करनी चाहिए, रक्षात्मक अनुसंधान अभिकल्प करना चाहिए, स्क्रीनिंग, पायलट अध्ययन, बाह्य प्रस्ताव की समीक्षा, सम व्यावसायिक कूट, सरकार के नियम, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब है दोस्तों हमारा आखिरी टॉपिक, शोध में आईसीटी का प्रयोग। आईसीटी का प्रयोग क्या है, वो चीज़ें हम देख लेते हैं। शोध में आईसीटी का प्रयोग बहुत व्यापक है। इसके बिना आज एक वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजना की कल्पना करना बहुत मुश्किल है। आईसीटी जैसे दोस्तों अगर हम इंटरनेट पे हैं तो हमें अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो हम नेट पे सर्च करके उस चीज़ के बारे में जानकारी एकत्रित कर लेते हैं और ये कैसे पॉसिबल हुआ? आईसीटी के उपयोग से ही ये पॉसिबल हो पाया है। इसकी विशेषताएँ क्या-क्या हैं? डेटा दृश्य और परिवर्तनशील दृश्य प्रदान करता है, सांख्यिकीय निष्कर्ष देता है, सहसंबंध और प्रतिगमन विश्लेषण करता है, विचरण का विश्लेषण करता है, गैर पैरामीट्रिक परीक्षण करता है, बहुभिन्न रूपी डेटा विश्लेषण करता है, आवृत्ति का वितरण करता है। ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। जैसे इसमें कुछ चीज़ें आती हैं जैसे ब्राउज़र, इंटरनेट उपकरण, सर्च इंजन, गूगल, याहू, ड्रॉपबॉक्स, स्काई ड्राइव, ये चीज़ें हमारी शोध के आईसीटी में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, जो हमारे शोध के आईसीटी में प्रयोग की जाती हैं। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा शोध अभिक्षमता। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। महादेव।